हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अच्छा, एक शब्द है जो कि बहुत मिलता जुलता है, कई बार उपयोग होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। आया कुछ याद? जी हाँ, क्लास 10th में ही क्षितिज में ये धारणा कहना चाहिए, मन में जो कंफ्यूजन, भ्रमित होने का ये सवाल है, ये आपको पाठ्यक्रम के माध्यम से ये दूर करने का प्रयत्न किया गया है और एक हद तक दूर हुआ भी है। तो संस्कृति, ये हमारा पाठ 12 है और हिंदी क्षितिज का है। सबसे पहले लेखक परिचय, जिन्होंने इस बात से हमें अवगत कराया कि संस्कृति किसे कहेंगे, सभ्यता किसे कहेंगे, वो है भदंत आनंद कौशल्यायन। तो भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवा कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे और सन 1988 में उनका निधन हो गया। 1988 में उनका निधन हो गया। तो पाठ है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग होता है, सबसे अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग होता है सभ्यता और संस्कृति। हम कहते हैं ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो विदेशी सभ्यता है। तो क्या है ये? इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ होता है वो समझ में आया रहता है, फिर भी कई बार गलत साबित हो जाता है। क्या यह ही चीज है अथवा दो वस्तुएं हैं? मतलब ये एक बात है या दो अलग अलग है? सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, या दोनों एक ही रूप है? ये समझ नहीं आता। यदि दो हैं तो दोनों का में क्या अंतर है? इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें यदि हम, तो कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, अर्थात जब मनुष्य ने आग से अपनी पहचान नहीं की थी। आज आप आग के कई रूप देखते हैं। आज आग वो आग नहीं है जो पत्थर घिस के जलाई गई थी। आज आग ने सबसे पहले चूल्हे का रूप लिया, सिगड़ी का रूप लिया, उसके बाद आपका गैस भी आई और गैस चूल्हे आए। तो ये कई रूपों में आग अपनी सभ्यता, अपना रूप, अपना स्तर बदलती चली गई। लेकिन आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? आग की खोज कहाँ से हुई थी? आग होनी चाहिए, ये किसने प्रारंभ किया था? तो आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा, भाई कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। हमारा दिमाग कभी गया कि आग कैसे बनी? आपको पता है, आदि मानव ने पत्थर घिसे और आग निकली। लेकिन इतना दिमाग उनका चला कि इसमें चिंगारी निकल रही है, ये आग का रूप ले सकती है। ये हमारा नहीं चला। आज हमने उसे बड़ा बड़ा स्तर दे दिया। आज हम आग को कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं। जिसने उसका प्रयोग किया, सबसे पहले जिसने उसको खोजा, वो है संस्कृति। आपने उसके कई रूप बदल दिए। पहले चूल्हे में रखा, सिगड़ी में रखा, आप गैस पर आ गए, स्टोव पर आए, गैस पर आ गए। इसका आपने विकास किया, आप सभ्यता परिवर्तित करते चले गए, किंतु आपने उसकी खोज नहीं की। मतलब आप संस्कृति नहीं है, आप सभ्यता हैं। तो कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जब मानव सुई धागा नहीं जानता था कि कैसे हम इसको सिलेंगे। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले यह बात आई होगी कि सुई धागा होना चाहिए, कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर कोने पर एक छेद किया जाए और एक छेद के सिरे से धागा को परोकर दूसरे हिस्से पर उसे दूसरी तरफ से उसे निकाल लिया जाए और दो टुकड़ों को आपस में सिल दिया जाए, तो वह भी बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। आज यदि आग न होती, आग यदि सिलने के लिए सुई धागा नहीं होता, तो क्या आप अच्छे से खा पाते और क्या आप तन को ढक पाते? तो शायद तन को ढकने के लिए और भूखे पेट को भरने के लिए आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ। लेकिन आखिर वो सोचने वाली जो सोच थी, जो दिमाग था, वही संस्कृति थी। आगे है, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। एक ने उस शक्ति को जाहिर किया और दूसरा है कि आग का आविष्कार होता चला गया। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सुई धागा है। सुई धागा एक चीज है जिसमें सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति हुई, और दूसरी बात है कि सुई धागे का आविष्कार हो गया। पहली बात है सोच,
दूसरी बात, आज आपने सुई धागा हाथ से नहीं, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, हम सिलते ही नहीं है, मशीनों से सिलते हैं, है ना। तो ये दो बातें हैं, एक तो उसको सोचना और दूसरा उसका आविष्कार करना। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अर्थात प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। तो जिसकी सोच पर यह आविष्कार हुआ वो है संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ और उस चीज ने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। मतलब जहां सोचा गया कि सुई धागे जैसा कुछ हो सकता है, वो संस्कृति है। जब सुई धागा बन गया और उसका स्तर बढ़ता चला गया, वो है सभ्यता। जिस व्यक्ति ने पहली बार जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता रहा होगा। जैसा उसने सोचा होगा, वो सबसे बड़ा आविष्कार करता वही है। एक संस्कृत व्यक्ति अर्थात जिसने उस वस्तु को उत्पन्न किया। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने तथा उसके विवेक ने किसी भी नए तत्व का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति। देखिए, आपको आपके घर का कोई बिजनेस, पुश्तैनी बिजनेस है, आपको आपके दादा परदादा से मिला, दादाजी को अपने पिताजी से मिला, और आपके पिताजी को दादाजी से मिला, और आपको अपने पिताजी से मिला। उसकी नींव रखने वाले कौन थे? आपके परदादाजी। उस दुकान या उस बिजनेस को कहां से और कैसा उन्होंने दिमाग लगाया कि इस पर हम काम करेंगे, तो वो संस्कृति है, आप सभ्यता हो। उसको दादाजी ने और रूप दिया, पिताजी ने और रूप दिया, आपने और दूसरा रूप दिया। ठीक है, तो आप परदादा की सोच पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि उतनी गहरी सोच से बिंदु से इस्तेमाल शुरुआत करना वो आपने नहीं की। आपने तो शुरू किए गए काम को और बढ़ा दिया। तो आप आविष्कार करता नहीं है, आपने तो उसका आविष्कार बाद में उसको सभ्यता के तौर पर बदल दिया। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति नहीं बदलती, सभ्यता हर स्तर पर बदलती चली जाती है। तो पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई, अनायास हमें उनसे प्राप्त हो जाती। वह अपने पूर्वजों की भांति भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। मतलब हम पूर्वजों के जैसा उस काम धंधे को आगे तो बढ़ाते चले जाएं, लेकिन हम पूर्वज नहीं बन सकते। उनकी सोच हम नहीं ला सकते, कितना उन्होंने सोचा होगा इस काम को करने के लिए। जैसे न्यूटन ने, अब यहाँ पर आपके आ गया है साइंस का भी क्वेश्चन, कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। ठीक है, वह संस्कृत माना था। गुरुत्वाकर्षण, जो सामान ऊपर से गिराया जाता है उसे पृथ्वी खींच लेती है। तो वह मानव, अब ये न्यूटन के दिमाग में आया, किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आया? उस समय तो थे वैज्ञानिक, पर न्यूटन ने ही जब एप्पल को गिरते हुए देखा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, जब पेड़ पर ऊपर लगा था तो ऊपर के ऊपर चले जाने चाहिए था, पर ये नीचे ही क्यों गिरा? आप सोच सकते हैं वो न्यूटन ने ही क्यों सोचा होगा, कोई और भी सोच सकता था, पर वहां तक सोच केवल न्यूटन की जा पाई। न्यूटन के बाद कई लोगों ने नियम दिए, नए नए नियम दिए, नया नाम दिया, सब कुछ नया दिया, लेकिन वो सोच जहां से उत्पन्न हुई थी उसके बाद लोगों ने उस पर काम किया। तो आप समझ पा रहे हैं, संस्कृत मानव या संस्कृति न्यूटन है। न्यूटन के बाद आप जो भी नियम पढ़ रहे हैं वो सभ्यता है। न्यूटन की सोच के पहले कोई नहीं जा पाया, तो न्यूटन संस्कृति है। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, ये फिजिक्स का है, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी बातों का ज्ञान है। बिल्कुल, न्यूटन ने तो केवल गुरुत्वाकर्षण दिया, पर आज का विद्यार्थी कहता मैं तो साइंस के बारे में बहुत जानता हूं। आप जानते हो, पर फल का गिरना, किसी भी वस्तु का नीचे आना, ये आपने न्यूटन से ही जाना, उसके पहले किसी से आप जान नहीं पाए, या आप कुछ नई खोज नहीं कर पाई। यदि आप किसी पर काम कर रहे हैं तो आप पुरानी खोजों को ही नया रूप दे रहे हैं। सोच तो पुरानी की तरफ ही गई ना, उसके बाद आपने नई सोच उस पर अपनाई। तो संस्कृति वो थी, आप तो सभ्यता हैं। तो न्यूटन से शायद जिन इतना आज का विद्यार्थी जानकार है कि न्यूटन शायद नहीं था, ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं हो सकता। हम न्यूटन से होशियार कह सकते कि इस एज में न्यूटन इतना होशियार नहीं था जितना आज का विद्यार्थी, लेकिन न्यूटन जैसा वो सोच नहीं पाया,
कि एप्पल गिरता नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं। आप कुछ सोचिए, कुछ नया निकालिए जो अभी तक किसी ने ना किया हो। आपका ध्यान का वहां जा रहा है। बल्ब का आविष्कार करने वाले का ध्यान गया कि एक बल्ब बनना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, किसी और का क्यों नहीं गया। मोबाइल बनाने वाले का ध्यान गया कि हाथ में एक फोन होना चाहिए कि हम इतनी दूरी वालों को कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। हम क्यों नहीं किसी मोबाइल, किसी सिस्टम, किसी लैब, किसी टैब और ये कोई भी माइक्रोफोन या कुछ भी ईयरबड्स आजकल आ रहे हैं, ये दिमाग हमारा क्यों नहीं दौड़ा कि हम ये कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का दौड़ा ना, जिसने नई खोज की, वही संस्कृति है। आज के आविष्कार में कदाचित पेट, जो आग का आविष्कार हुआ था, वो कदाचित शायद पेट की ज्वाला, मतलब भूख लग रही होगी आदि मानव को, तो उन्हें जब चिंगारी जलते हुए दिखी तो आग लगा दी उन्होंने, मतलब फिर वो खाना पका कर खाने लगे। सुई धागे का आविष्कार हो सकता है सर्दी गर्मी में वस्त्र पहनने के लिए, तन को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है। अब हमें पेट के लिए कुछ नहीं सोचना, आग वाग नहीं, हो तो हो चुका, हम आराम से तलकर, सेक कर, भून कर भोजन करते हैं, किंतु तन भी हमारा ढका हुआ। अब हमें सुई धागे की क्या खोज करना, वो तो ऑलरेडी खोज, अब तो मशीनें बन चुकी हैं। हमारा तन ढका हुआ है, अच्छे से कपड़े सिले हुए हैं, एक से एक डिजाइनर कपड़े हैं, तो उसकी, किंतु अभी भी कुछ बाकी है। इन दोनों से पेट भी भरा है, तन भी ढका है, फिर भी जो सोचने वाला व्यक्ति होता है वो आसमान के नीचे लेटा है और वो सोच रहा है कि ऊपर क्या ये थाली के जैसे घूमता रहता है, क्या है जो ऊपर घूमता रहता है, इसे मोती जैसे भरे हुए हैं। तो पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। अब यही नहीं कि हम उसी की तरफ जाते जाएं, फिर से पेट भरना और ये नहीं, कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे पास आती हैं। तो जिसको सोचना होता है ना, वो व्यक्ति लगातार सोचता रहता है। पेट भरा और तन ढका मानव यदि सोचने पर उतर आए तो वो निठल्ला नहीं है, बेकार नहीं है, तब भी वो सोचता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, अपने ऋषि मुनियों से, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया। रात के तारों को देखकर ना सोच सकने वाला मनीषी या बुद्धिमान व्यक्ति हमारे आज के ज्ञान का प्रथम पुरस्कार करता बना। अब हम यदि आर्यभट्ट को लें, उन्होंने ब्रह्मांड का पूरा कर लिया कि ये सूर्य घूमता है, कि पृथ्वी घूमती है, कि कौन चक्कर लगा रहा है और कितनी दूरी है। ये आर्यभट्ट से पहले इतने लोग हुए थे, इतने वैज्ञानिक हुए थे, कोई तो पता नहीं लगा पाया। मतलब आर्यभट्ट वहां संस्कृति है, सोच किसी एक ही व्यक्ति की जा पाती है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानिप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए अपने मुंह का कौर छोड़ देता है। उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है, एक मतलब किसी और को खिलाना चाहिए, मैं भूखा रहूं लेकिन ये इसका पेट भरना चाहिए, ये एक व्यक्ति के दिमाग में आया, उसने और 4 लोगों को ये बात सिखा दी। किसी और के दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? एक लड़की जब माँ बनती है, वो रात भर अपने बीमार बच्चे के रात भर सिरहाने पर बैठकर उसका बुखार कम करने के प्रयास करती है, उसके लिए जागती है, उसके लिए रात भर उसकी देख रेख करती है। क्यों? उसके लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी ममत्व की, पर उसके अंदर वो बात अपने आप जागृत हो गई। उसने ये सोच लिया ये बच्चा मेरा, इसके लिए मुझे रात भर जागना है। तो उस माँ के लिए किसी ने कुछ नहीं, तो माता बैठी रही। आखिर ऐसा क्यों करती? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेकिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वो दूसरों के लिए जीता था। उसका दिमाग उस ओर गया कि मैं नहीं, हम किसी और को खिलाएंगे। आखिर वह ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में व्यतीत कर दिया। इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत, मतलब लालच के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके, तो उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। तो माता का रात भर बच्चे के लिए जागना, कार्ल मार्क्स का दुखियों की सेवा के लिए जीवन त्याग देना और सिद्धार्थ का अपना परिवार त्याग देना कि लोग सुखी रहें, ये दिमाग या ये फिर सोच किसी और के दिमाग में इनसे पहले क्यों नहीं आई? ये संस्कृति है। हम भी कुछ सोच सकते हैं, ऐसा नहीं हमारे लिए सोचने को कुछ ना हो। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी लुप्त पड़ी है। साइंटिस्ट क्यों किसी बात को खोज लिया करते हैं, है ना? तो संस्कृति वो जो हम खोज कर लें, खोज पर फिर आप काम करते चले जाओ तो क्या है, फिर तो आप बस उसको बढ़ा रहे हैं आगे।
हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। चाहे चांद तारों की खोज करो, सुई धागे की खोज करो, आग की खोज करो, मनुष्य के लिए मरो, मनुष्य के सुख और दुख में साथ में रहो, उनके लिए कुछ कर जाओ, जीवन के सुखों का परित्याग कर दो, ये सोच जहां से उत्पन्न होती है वो सब का सब संस्कृति है। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, यह सब हमारी सभ्यता है। मोबाइल आपको मिला किस लिए? कि आप अपने लोगों के साथ में जुड़े रहें। कहीं बाहर जाते हैं तो घर वाले डरे ना, आपकी बात होती रहे, आप कुछ उसमें नया करें। लेकिन आज मोबाइल का इस्तेमाल लोग किस में करते? साइबर क्राइम होते हैं, किसी को भी हैक कर लिया जाता है, किसी को भी परेशान करने के लिए किया जाता है, जबरदस्ती की बहुत सारी बातों पे कमेंट किए जाते हैं, दुनिया भर की बातें डाली गई हैं। तो मोबाइल हमारे अच्छे के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हमने उसका इस्तेमाल गलत के लिए कर लिया, वो आपने सभ्यता बना दी। हम जिस तरीके के कपड़े पहनते, हमारे लिए सुई धागे का इस्तेमाल हुआ था, वो संस्कृति थी। आज हमने उस सुई धागे का इस्तेमाल कई रूपों में कर दिया, कई तरह के कपड़े बना दिए, नए नए कपड़ों को कर दिया, हमारे ओढ़ने पहनने चलने फिरने का तरीका बदल गया, आने जाने का तरीका बदल गया। कहाँ ट्रेन बनी थी, रेलगाड़ी बैलगाड़ी बनी थी, आज कई रूपों में हमारे वाहन आ गए। ये सब सभ्यता है, ये संस्कृति नहीं है। आपने उस पहिए को कई रूपों में रख लिया, पहिया संस्कृति था, अब सब कुछ क्या है? सभ्यता है। तो मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति। पूर्वजों ने सुई धागा के बाद जो भी कटार छुरी बनी, ठीक है, या लोहे को उस धार के रूप में ढाला गया, तो जिसने उस धार के रूप में ढाला था उसका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को मार काट दिया जाए। आज उसका उद्देश्य बदल गया, तो वो हमने अपनी संस्कृति कभी असंस्कृति नहीं होती है, लेकिन उसका उपयोग करके जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उस सभ्यता को हम क्या समझें? जी हाँ, तो जिस मोबाइल का, जिस चाकू छुरी का, या जिस प्रकार के हमारे पीसी या हमारे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, वो सब असभ्यता होगी, वो इसके लिए नहीं बनाए गए थे। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी। ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त और क्या होगा? लोगों ने आग का इस्तेमाल किया खाना पकाने के लिए। आज हम आग का इस्तेमाल किसी का घर जलाने के लिए कर देते, किसी को तबाह करने के लिए कर देते हैं। तो वो संस्कृति असंस्कृति के लिए नहीं उत्पन्न हुई थी, वो तो किसी और के कल्याण के लिए हुई थी, और हमने उसे विनाश में लगा दिया। तो आपने उसको असभ्यता में परिवर्तित कर दिया। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा मतलब बुद्धि और मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, मतलब मानव की संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता। न्यूटन के सिद्धांत को किन भागों में बांट दिया? आपने बांटा नहीं है, वो तो संस्कृति है। न्यूटन एक लौता था जिन्होंने देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु आती, उसको आप क्या बांट पाओगे? उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। मतलब जो वस्तुएं कल्याण के लिए बनाई गई थी उनका अंश आज भी कल्याण के लिए है, लेकिन हमने उसका रूप बदलकर अकल्याणकारी कर दिया। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि संस्कृति और सभ्यता क्या है। तो जहां से वस्तु की उपज होती है जिस सोच से, वो संस्कृति है, और उपज होके जब वो आगे बढ़ जाए, कई रूपों में बदल जाए, वो सभ्यता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति है और हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे है ना। तो जो काम पूर्वज कर गए उसको हम बड़े, ऐसा नहीं उनको बड़े रूप में नहीं करना, आप बिल्कुल उसे आगे बढ़ाइए, पर उनका शुक्रगुजार रहिए कि उन्होंने इतनी सोच हमें दी कि आज हम इस सभ्यता को आगे तक ले जा रहे हैं। तो संस्कृति जन्म है, सभ्यता विकास है, पर उस सभ्यता को हमें सभ्यता ही रहने देना है, असभ्यता नहीं करना है। तो अभी ये पाठ समाप्त नहीं हुआ, समझना समाप्त हो गया है, पर कितना समझ में आया ये अभ्यास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। Thank you so much.